सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। यस, ये क्या एग्जैक्टली इशू है? सिटिंग के वजह से आपके शरीर का जो पूरा वजन है वो एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो जाता है लंबर स्पाइन पर। डिवाइड करेंगे पहले तो अपने लाइफस्टाइल, ठीक है। स्टार्टिंग करते हैं गर्दन से। हाँ, गर्दन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये मोबाइल। मोबाइल की वजह से सारे लोगों की गर्दन खराब की। काफ़ी यंग एज से स्पाइन प्रॉब्लम शुरू हो रहे हैं सोसाइटी में, वो मेल हो वो फीमेल हो, ठीक है। इवन मेरे पास 2-3 पेशेंट्स आए हैं, 14 ईयर्स का बच्चा, कोई एक्टिविटी रहती नहीं बॉडी। बाद में अपने कुछ बैड हैबिट्स, बैड सिटिंग पोजीशन, गलत तरीके से मोबाइल देखना, गलत तरीके से लिखना, जो आजकल बच्चों पे बड़ी बड़ी बैगों का बोझ लादा जाता है, ये पोजीशन, दिस इज रॉन्ग पोजीशन। गर्दन की सही पोजीशन ऐसी होनी चाहिए, मोबाइल का यूज ऐसे होना चाहिए कि गर्दन सीधी रहे। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू योर फेवरेट पॉडकास्ट चैनल अनफिल्टर्ड स्टोरीज बाय पंकज मानेकर। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट हर कॉमन मैन के लिए, चाहे वो जेनजेड हो, चाहे वो मिलेनियल्स हो, या चाहे वो ओल्ड एज हो, सबके लिए, चाहे वो मेन हो या वीमेन, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज का पॉडकास्ट है आपके बोन हेल्थ पे, मोस्टली फोकस्ड ओवर नी एंड स्पाइन इंजुरीज, और इससे रिलेटेड जो आने वाले डिसीजेज है, जैसे लोअर बैक पेन है, या फिर स्पाइन में जो हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, नी में जो इंजुरीज आती है वाइल वॉकिंग और वाइल रनिंग, इन सब के बारे में जुड़े हुए मिथ्स, उससे जुड़ी हुई हेल्थ की हैबिट्स, और जो हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, और अगर डैमेज हो ही गया है तो हम क्या उसमें ट्रीटमेंट्स अवेल कर सकते हैं, इस बारे में एक डिटेल चर्चा करेंगे। और हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए हैं, डॉक्टर भूषण पाटिल सर। ही इज बाय प्रोफेशन knee and spine specialist. He is actually MBBS and MS in orthopedic surgeries. Welcome to our channel, Bhushan sir. Thank you so much giving us this much time from your side. थैंक यू सो मच। सर, बहुत ज़्यादा हम अब टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे मुद्दे पे आते हैं। एक्चुअल में मैं व्यूवर्स के साथ ये बताना चाहता हूँ, या आपके थ्रू जानना चाहता हूँ कि ये आज का जो डिस्कशन है, जो मोस्टली स्पाइन और नीज के ऊपर फोकस्ड है, क्यों हर एक इंसान ने इसे एंड तक सुनना चाहिए? क्या इसमें एग्जैक्टली कवर होने वाला है? ओके, हमारे रेगुलर प्रैक्टिस में आजकल स्पाइन के पेशेंट्स और नी पेन के पेशेंट्स काफ़ी बढ़ गए हैं, और अभी स्टार्टिंग हो रहा है सिंस 25 ईयर्स। 25 साल के व्यक्ति आते हैं, घुटने में दर्द, ये काफ़ी अनकॉमन चीज़ है। 50 ईयर्स के ऊपर अगर कोई आदमी आता है नी में पेन लेके तो इट इज़ एक्सेप्टेबल, बट एट द एज ऑफ 25, एट द एज ऑफ 30, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये बीमारियां बढ़ रही है सोसाइटी में, तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए लोगों ने। अवेयरनेस होगा इन चीज़ों के बारे में तो डिसीजेस होगी नहीं। राइट, इट्स बेटर टू प्रिवेंट द डिसीज देन टू ट्रीट इट। राइट, वेरी ट्रू सर। सर, एक्चुअल में बोन हेल्थ के बारे में ना बहुत सारी धारणाएं, गलत या सही जो कुछ हो, बहुत सारी एक साथ जुड़ी हुई होती है। अब रिसेंटली ऐसा देखा गया है कि ऑलमोस्ट हर एक एज ग्रुप में, चाहे वो जेनजेड हो, मतलब मान के चलते हैं 15 से 25 के बीच में, मिलेनियल्स हो 35 के ऊपर, सब में यंग एज में भी सर स्पाइन में इश्यूज पाए जा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा उसका परसेंटेज बढ़ गया है। उसका आपको एक मेन रीज़न क्या समझ में आता है? हाँ, ये हमने भी ऑब्जर्व किया है कि काफ़ी यंग एज से स्पाइन प्रॉब्लम शुरू हो रहे हैं सोसाइटी में, वो मेल हो वो फीमेल हो, ठीक है। इवन मेरे पास 2-3 पेशेंट्स आए हैं, 14 ईयर्स का बच्चा, उसको स्पाइन पेन है, बैक एक, ठीक है। तो रीजंस काफ़ी सारे हैं। कुछ रीजंस है इनएक्टिविटी, आजकल स्पोर्ट्स खेलना काफ़ी कम हो चुका है लोगों का, ठीक है। लिथार्जिक लाइफस्टाइल, आदमी उठते हैं सुबह, ऑफिस जाते हैं, आके सो जाते हैं, कोई एक्टिविटी रहती नहीं बॉडी को। बाद में अपने कुछ बैड हैबिट्स, बैड सिटिंग पोजीशन, गलत तरीके से मोबाइल देखना, ठीक है, गलत तरीके से लिखना, जो आजकल बच्चों पे बड़ी बड़ी बैगों का बोझ लादा जाता है, राइट, वो भी एक कारण हो सकता है। तो ऐसे कई सारे मॉडर्न कारण है जिसके वजह से स्पाइन के प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी है, बच्चों से लेकर तो बुढ़ापे तक। मोस्टली लाइफस्टाइल इश्यूज, बैड डाइट,
वो क्वालिटी का आजकल अपने को अनाज मिलता नहीं है, उसके वजह से भी ये काफ़ी चीज़ें हो रही है। अच्छा। ठीक है, केमिकल इंग्रेडिएंट्स इन आवर फूड्स, वो भी एक कारण है बोन Right. कैंसर्स बढ़ने का। ओके। हाँ, बोन कैंसर्स अभी काफ़ी कॉमन हो चुके हैं, जो पहले रेयर मिलते थे। 10-20 साल पहले बोन कैंसर्स साल में एक पेशेंट आता था। आज इंसिडेंस ऐसा है कि हफ्ते में हम एक पेशेंट डायग्नोस करते हैं बोन कैंसर का। अरे हो। और ये सारी चीज़ें हो रही है अपने केमिकल इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, स्लोली स्लोली कुछ तो भी प्रॉब्लम हो रहा है शरीर में, और स्पाइन कैंसर्स काफ़ी कॉमन हो चुके हैं आजकल। एकदम स्पाइन कैंसर। यस, स्पाइन कैंसर्स काफ़ी कॉमन हो चुके हैं। वो ट्रीटेबल है, 100% क्योर है, बट इंसिडेंस बढ़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाली अलार्मिंग चीज है। अलार्मिंग चीज़ है सोसाइटी की। सर एग्जैक्टली हम ये कॉमन लाइफ में, या हम कह सकते हैं डे टू डे लाइफ में हमसे गलती क्या हो रही है? मतलब हम कह सकते हैं खाने में, बैठने में, ऑफिस में, स्कूल्स में, कि ये स्पाइन इश्यूज और नी इश्यूज इतने बढ़ गए। एग्जैक्ट क्या मिस्टेक्स जनरल इंसान से हो रही है? डिवाइड करेंगे पहले तो अपने लाइफस्टाइल में। हाँ। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं गर्दन से। हाँ। ठीक है, गर्दन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये मोबाइल। ये मोबाइल की वजह से सारे लोगों की गर्दन खराब हो रही है, गर्दन दुखती है। ठीक है, ये ऐसे, ये पोजीशन, दिस इज रॉन्ग पोजीशन। गर्दन की सही पोजीशन ऐसी होनी चाहिए, मोबाइल का यूज ऐसे होना चाहिए कि गर्दन सीधी रहे। अपने स्कल का वजन अंदाजे 10-15 किलो रहता है, और इससे वेट सीधा ट्रांसमिट हो जाता है। बट ऐसे करोगे तो वो वजन दुगना अपने स्पाइन पे कंप्रेशन करता है, और वो हिसाब से धीरे 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 2 साल 3 साल में अपनी जो वर्टिब्राज है वो आकार बदल देती है। ओके। और स्पॉन्डिलाइटिस शुरू हो जाता है। ठीक है, ओके। तो ये सबसे मेन चीज है। मोबाइल ऐसे देखिए आप, बाद में सोते टाइम जब हम सोते हैं तो ये कान अपने गर्दन के लाइन में रहना चाहिए। जब बड़ी पिलो ले लेते हैं लोग तब ऐसे हो जाता है। अब मान लीजिए आप 8 घंटे ऐसे सो रहे हो, रोज सो रहे हो, तो आदमी ऐसे ही हो जाता है। हम सोसाइटी में काफी लोग देखते हैं ऐसे, उनका ऐसे ही हो जाता है, ऐसे कभी होता ही नहीं। तो ये आदत, गलत गर्दन रखने की वजह से आदत हो जाती है लोगों को गलत गर्दन रखने की, और धीरे धीरे स्पॉन्डिलाइटिस और नेक पेन। ठीक है, बाद में कमर, आप जब भी बैठोगे चेयर पे तो 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री होना चाहिए। ओके। हिप टू स्टमक, यहाँ 90 डिग्री फॉर्म होना चाहिए। पीछे सट के बैठिए और सीधा बैठिए। जब आप ऐसे सी शेप हो जाते हो तो फिर स्पाइन में डिफरेंट जगह पे स्ट्रेस आने शुरू हो जाता है। राइट। और धीरे 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 स्लिप डिस्क, नर्व कंप्रेशन, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सारी चीजें हो जाती हैं। आपकी कुछ हैबिट्स भी आजकल बिगड़ गई है। जो मैं लोगों को बोलता हूँ, जो बीन बैग होती है, हाँ, वो स्पाइन की सबसे बड़ी दुश्मन। अरे बीन बैग। ओके, बहुत ही कॉमनली यूज्ड है अब हाँ। तो। हाँ। देखने में थोड़ा सा स्टाइलिश लगता है, बैठने में कंफर्टेबल लगता है, बट एक्चुअली दैट इज डैमेजिंग योर स्पाइन। ओके। ठीक है, 10-15 मिनट बीन बैग पे बैठो चल जाएगा। अब 2-3 घंटे और रेगुलर यूज करोगे बीन बैग तो आपको स्पाइन इशू आने ही आने वाले। अच्छा, इसके पीछे का क्या एग्जैक्टली बायोलॉजिकल, मतलब क्या एग्जैक्ट है, व्हाट इज रियली हैपनिंग कि उससे स्पाइन को इश्यूज आते हैं? आपका स्पाइन बनाया गया है सीधा रहने की, और जो फोल्डिंग होती है स्पाइन की वो टेम्पररी है, सामने फोल्ड बेंड होने के लिए, पीछे थोड़ा बेंड होने के लिए। बट आप बेंड पोजीशन पे काफी देर बैठोगे तो वो गलत चीज है, उसके वजह से स्पाइन डैमेज होता है। अच्छा, वो उसका नेचुरल पोजीशन ही नहीं है। नेचुरल पोजीशन ये है सीधा बैठना। ओके। ठीक है सर, एक बैठने के बारे में बड़ी आजकल बहुत ही कॉमन वर्ड्स चले हैं कि सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। यस। ये क्या एग्जैक्टली इशू है? सिटिंग के वजह से आपके शरीर का जो पूरा वजन है वो एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो जाता है लंबर स्पाइन पे। सही तरीके से बैठोगे तो उतना प्रेशर आएगा नहीं। बट आप 8-8 10-10 घंटा सिटिंग जॉब करोगे तो कभी ना कभी 2 महीने बाद 6 महीने बाद उस पर प्रेशर बढ़ेगा, और उसमें आप एक्सरसाइज भी नहीं करोगे। राइट। तो फिर ऑब्वियसली आपका स्पाइन अनहेल्दी हो जाएगा। ठीक है, जैसे स्मोकिंग धीरे 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 लंग्स खराब करता है, वैसे प्रोलॉन्ग सिटिंग धीरे 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 आपका स्पाइन डैमेज करेगा। ओके। यस। ओके, सो प्रोलॉन्ग सिटिंग इनडायरेक्टली सिटिंग causes backache. Improper sitting causes backache.
प्रॉपर सिटिंग से शायद कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर इसी में थोड़ा सा आगे, मतलब जैसे हमने अभी मतलब ऊपर से स्टार्ट किया, थोड़ा सा नीज पे आते हैं। Yes. नीज में कॉमनली इश्यूज क्यों आ रहे हैं? यस, सबसे मेन चीज है नी के एक्सरसाइजेस। अगर आप रेगुलर नी स्ट्रेंथनिंग करोगे, नी के जो लिगामेंट्स है, नी का जो कार्टिलेज है, अगर उसके लिए रोज एक्सरसाइजेस करोगे तो हेल्दी रहेगा। व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइज वन शुड डू फॉर नीज? नॉर्मल आप जॉगिंग कर सकते हो, ठीक है, अच्छा। स्कीपिंग कर सकते हो, ठीक है, स्क्वाट्स कर सकते हो धीरे धीरे धीरे। इतना सफिशिएंट है एक नॉर्मल आदमी के लिए। अच्छा। उससे बेटर अगर आप स्पोर्ट्समैन हो तो आप स्विमिंग कीजिए, ठीक है, या नी के कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज होते हैं, क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, ये आप कर सकते हो। ठीक है। सर ये इसमें नीज के बारे में मुझे कैसा ध्यान में आया है कि कई बार लोगों में एक चर्चा चलती है कि अगर आप दौड़ते हो, मतलब जॉगिंग इज बेटर के वॉकिंग इज बेटर? क्योंकि कई बार ऐसा एक मिथ चला है, आई डोंट नो इफ इट इज मिथ और ट्रुथ, पर दौड़ने से भी नीज पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है, ऐसा कुछ है? ओके, तो ये मिथ ही है। अगर आपका घुटना हेल्दी है देन यू कैन रन, बट अगर अपना घुटना थोड़ा बहुत डिसीज्ड है तो फिर भागोगे तो पेन होगा। अच्छा। है ना, बीमार घुटनों पे अगर आप ज्यादा स्ट्रेस दोगे तो दर्द करेगा ही। फिर वो केसेस में हम बोलते हैं आप पहले चलिए, ओके। घुटना ठीक होने तक आप थोड़ा सा चलिए, ठीक होने के बाद फिर सोचिए भागना। लेट्स अज्यूम सर, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट 45 प्लस और 50 प्लस लोगों के लिए, तो क्या आप मतलब उनको सलाह देंगे, रनिंग, जॉगिंग और वॉकिंग? जॉगिंग। अच्छा। स्टार्ट विथ वॉकिंग फॉर फर्स्ट 15 to 20 days। हाँ। आपको कोई कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मेरे घुटने में स्ट्रेंथ बढ़ रही है, फिर आप जॉगिंग का सोच सकते हो। पहले दिन जॉगिंग में थोड़ा पेन होगा, एक दिन आराम करना, दूसरे दिन फिर से ट्राई करना, फिर अगर पेन हुआ तो फिर आराम करना। ऐसे ट्रायल एंड एरर बेसिस पे 10-12 दिन में आप जॉगिंग कर पाओगे। धीरे धीरे अपने घुटने को स्ट्रेंथ बढ़ानी है घुटने की। सर इस जॉगिंग के बारे में थोड़ा सा और मुझे जानने में इंटरेस्ट है, मतलब थोड़ा सा मैं मेरा पर्सनल लेवल भी जोड़ रहा हूँ। ब्रिस्क जॉगिंग करना चाहिए, जॉगिंग करना चाहिए थोड़ा बहुत। जॉगिंग से स्टैमिना भी बढ़ता है और नी के अराउंड जो लिगामेंट्स होते हैं, MCL हो, ACL हो, PCL हो और क्वाड्रिसेप मसल्स, जो घुटने की सबसे बेसिक स्ट्रेंथ देने वाली मसल है, ये धीरे धीरे स्ट्रांग होंगे। 10 दिन जॉगिंग करके घुटना स्ट्रांग नहीं होगा। राइट। इट इज स्लो प्रोसेस। 2 महीने 3 महीने और प्रॉपर वे जॉगिंग करना चाहिए। और मैं पेशेंट को बताता हूँ कि आप सीमेंट पे या टार रोड पे जॉगिंग मत कीजिए, उससे थ्रश बढ़ता है और बोन पेन बढ़ता है कभी कभी। ग्राउंड पे जॉगिंग कर। एग्जैक्टली, दिस वाज सर, ये हो गया जैसे जॉगिंग का इम्पोर्टेंस, और आपने उसमें ये भी बता दिया कि सॉफ्ट सरफेस पे या जमीन पे दौड़ना ज्यादा बेटर है रादर देन रनिंग ऑन द रोड्स, सीमेंटेड रोड्स। नॉर्मली सर अभी टाउन्स में या शहरों में वो मिलता नहीं है, आपको स्टेडियम जाना पड़ेगा, या हमने इतना ज्यादा सीमेंटिंग का फैड कर लिया, इतना सीमेंटिंग की जंगल बना दी कि शायद अब जमीन देखना ही टियर 1 सिटीज में तो नसीब भी नहीं होता। मतलब धूल देखने को नहीं मिलेगी आपको, नॉर्मल नेचुरल वाली, ऐसा एक पोजीशन है। ठीक है सर, इससे आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। क्या जैसे कई बार हम सुनते हैं कि स्मोकिंग की वजह से, अल्कोहल की वजह से बोन डेंसिटीज में इशू आते हैं, तो ये सच में सर इसमें कोई सच्चाई है? हाँ, स्मोकिंग एंड अल्कोहल ये शरीर के हर एक सिस्टम को अफेक्ट करती है। बोन कहाँ से बचने वाले थे? ठीक है। अच्छा। धीरे 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 आपके बोन्स की जो डेंसिटी है उसे कम करती है, ऑस्टियोपोरोसिस हम बोलते हैं। और फिर पेशेंट को अचानक से बॉडी पेन शुरू हो जाता है। राइट। शरीर के सारे जॉइंट्स और सारी बोन्स दुखने लग जाती है पेशेंट की। So smoking and alcohol kills your bones slowly. ओके, ग्रेट। पर सर हम अगर इसे मान के चले कि कुछ लोगों का एक मानना होता है कि चलो हम ये तो करते हैं पर साथ में बहुत सारा कैल्शियम कंटेंट खाते हैं वगैरह, तो क्या ये सच में बैलेंस होता है कैल्शियम इंटेक से भी? बिल्कुल नहीं। अच्छा। लोगों का ये मानना है कि बोन मतलब कैल्शियम, बोन में सिर्फ कैल्शियम ही है तो हम कैल्शियम लेंगे तो हमारे बोन स्ट्रांग होंगे। राइट। ये गलत है। कैल्शियम एक सब्सटेंस है, एक पार्ट है बस बोन का। जितना कैल्शियम है उतना मैग्नीशियम है। अच्छा। बोन के
सेल्स है, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, हम्म, ये भी काफी ज्यादा, कैल्शियम से ज्यादा ये बोन सेल्स है ओके बोन में। हाँ तो ये चीजें तो आप बाहर से नहीं ले सकते, बाहर से लेने वाली एक ही चीज है कैल्शियम, इसलिए अपना फोकस उस पे है। और वो गलत फैमिली है कि कैल्शियम खाने से बोन ठीक होता है। सिर्फ कैल्शियम खाने से बोन ठीक नहीं होते, ओके साथ साथ एक्सरसाइज करनी जरूरी है, ठीक है, बाकी पैरामीटर्स भी लेना जरूरी है, ठीक है। अब कैल्शियम को बोन तक लेके जाने का काम करता है विटामिन डी, वो भी नहीं रहा और कैल्शियम खाते रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट कैल्शियम अपने चला जाएगा बॉडी से। ओके सर एग्जैक्टली फिर हेल्दी बोन्स के लिए, हेल्दी स्पाइन के लिए, हेल्दी नीज के लिए फूड का इंटेक क्या क्या होना चाहिए? आई विल स्टार्ट फ्रॉम जो सब कुछ खा सकते हैं, नॉन वेजिटेरियंस, देन वी विल ओनली फोकस के जो नॉन वेज नहीं खाते पर डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ वेजिटेरियन है, और थर्ड कैटेगरी वेगन्स जो डेयरी प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं उनके लिए। तो सर 3 कैटेगरीज में आप थोड़ा सा इसको डिवाइड करके बताइएगा कि क्या फूड इंटेक होना चाहिए, कितना होना चाहिए और किस फ्रीक्वेंसी में होना चाहिए। सबसे पहली चीज, हम काफी लकी है, हम इंडिया में है, क्योंकि Okay. अपना इंडियन फूड्स खाने की जो आदत है वो काफी हेल्दी है। ओके हमारे खाने में सब कुछ आ जाता है, नॉट ओनली फॉर बोन्स बट बाकी चीज़ों के लिए। रोटी आ जाती है, कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, गेहूं से थोड़ा प्रोटीन मिलता है। हमारे रोज के खाने में ग्रीन वेजिटेबल्स रहती है। ग्रीन वेजिटेबल्स से अपने को विटामिन और कैल्शियम मिल जाता है। दाल रहती है, इट इज़ अ हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो अपना जो नॉर्मल इंडियन खाना है वो काफ़ी सफिशिएंट है अपने कैल्शियम लेवल मेंटेन रखने के लिए। हाँ फिर भी अगर कोई पेशेंट को स्पेसिफिकली हाई कैल्शियम डाइट बताया जाता है, हाँ, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज है या यस, हाँ तो हम हाई कैल्शियम डाइट में हम बताएंगे आप एग खाइए, एग में अच्छा कैल्शियम होता है, ठीक है। दूध में अच्छा कैल्शियम होता है, मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है। ग्रीन वेजिटेबल्स, उसमें थोड़ा बहुत कैल्शियम होता है। अच्छा, ग्रीन वेजिटेबल्स में भी कैल्शियम कंटेंट होता है, अच्छा कैल्शियम होता है। हाँ नॉनवेज में देखा जाओगे तो कैल्शियम उतना नहीं होता, विटामिन B12 काफी ज्यादा होता है नॉनवेज में, ओके। कैल्शियम लेवल ज्यादा नहीं होता। पोल्ट्री वाला नॉनवेज में विटामिन B12 होता है। दोनों, रेड मीट और यू कैन टेक इट चिकन। व्हाट वुड यू वुड प्रीफर? आई वुड प्रीफर गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम वुड बी एग। ओके, बट वो तो सर आजकल वो आते हैं, मतलब सीधे हम जो पोल्ट्री फार्म से जो ला रहे हैं उसमें उतना कंटेंट होता है। इट्स फाइन, ठीक है। ओके मैं पर्सनली एग प्रीफर करता हूँ हाई कैल्शियम सोर्स के लिए, हाँ। ठीक है। और वेजिटेरियंस जो है, प्योर वेजिटेरियंस है, हम कह सकते हैं वेगन्स, जो डेयरी प्रोडक्ट भी यूज नहीं करेंगे, उनके लिए सर प्लांट्स में सबसे बढ़िया क्या कैल्शियम सोर्स होगा? या उसमें आप बोलोगे कि मैं दूध प्रीफर करूंगा। नहीं, वेगन्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, वेगन्स, ओके, ओनली फॉर वेगन्स। वेगन्स के लिए क्या? ओके, सो मेथी की भाजी, मेथी की सब्जी, एक गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। रागी हाँ, वेरी हाई सोर्स ऑफ कैल्शियम। ओके ओके ठीक है, जो ग्रीन वेजिटेबल्स आते हैं ना, हाँ, काफी अच्छा कैल्शियम कंटेंट होता है, यू कैन टेक इट। बट एक ऑब्जर्वेशन और है, इन स्पाइट ऑफ लोग ये कैल्शियम डाइट लेते हैं, बोन डेंसिटी कम होती है। अच्छा, क्यों? क्योंकि खाया गया कैल्शियम बोन तक जाता नहीं। मेटाबॉलिक डिसीजेस, ओके, ठीक है, जो साइकिल्स होती है कैल्शियम फॉर्मेशन साइकिल्स, वो कई बार गड़बड़ जाती है, इसे हम इंटरनल मेटाबॉलिक डिसीजेस बोलते हैं। राइट। तो ये भी एक कारण है आज के डेट पे ऑस्टियोपोरोसिस का। ओके, तो वो सब कैसे मेंटेन करना चाहिए फिर सर, कि पूरा एक हेल्दी बोन रखना है, कैल्शियम इंटेक ले रहे हैं साथ में और कुछ, जैसे आपने मैग्नीशियम कहा या और कुछ, तो उसके लिए सर क्या क्या मेंटेन करना चाहिए? ये इसे हम बोलते हैं कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। तो आप जो डाइट लेते हो वहाँ से लेके तो आपका कैल्शियम बोन तक पहुँचने तक, ये साइकिल को हम कैल्शियम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म काफ़ी स्टेप्स में होती है, तो अपने को हर एक स्टेप देखना चाहिए। इसके लिए हम कुछ टेस्ट करते हैं, और अगर अपने को लगा कि यहाँ कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिफेक्ट है, फिर हम उसे दवाई से क्योर करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल बताया था मैंने विटामिन डी का, राइट, ठीक है। विटामिन डी कन्वर्ट करता है रॉ फॉर्म ऑफ कैल्शियम टू सम कंपाउंड, राइट, और फिर वो मेटाबॉलिज्म होता है बोन में। तो उसके लिए फिर हमारी जरूरत पड़ती है डॉक्टर लोगों को। ओके ओके, दिस इज रेयर बट होता है ये कुछ लोगों में। सर मान के चलते हैं कि खेलते वक्त या किसी एक्सीडेंट में लिगामेंट इंजरीज हो जाए या जॉइंट में इंजरीज हो जाए,
तो उसमें किस तरीके की एग्जैक्टली ट्रीटमेंट्स पॉसिबल है या अवेलेबल है, एक तो टाइप्स हम जानेंगे और साथ में उसमें से बेस्ट प्रेफरेंस आप किसे दोगे? तो हम बात करेंगे लिगामेंट इंजुरीज अराउंड नी, घुटने के Right. आसपास की जो लिगामेंट्स है उसकी इंजुरीज की बात करेंगे। तो लिगामेंट्स क्या होते हैं? लिगामेंट्स होते हैं अपने बोन्स को एक जगह पे रखने वाली चीजें। ये तो अपने बोन्स क्यों रहते एक जगह पे? दो बोन है, वो तो इधर उधर गए रहते, उसको बांध के रखने का काम लिगामेंट्स करती है। ओके, ठीक है, हाँ। ताकि वो एक सही तरीके से मुड़े। अच्छा, तो जो मतलब ट्विस्टिंग बोन्स इंजरी बस ऐसे फंसे हुए हैं एक दूसरे में, राइट? हाँ, बोन फंसाने का काम लिगामेंट्स करती है। बोन हवा में है, ऐसे Okay. बोन्स है तो Okay. इधर उधर जा सकते हैं ना, हाँ, नहीं जाते हैं। उसको अच्छा। बांध के रखने का काम तो बाहर लिगामेंट्स से करती उसको ऐसा वो यस, हाँ, कैप्सूल covering फॉर्म होता है। करती है। ओके ओके ठीक है, ओके। एक तरीके से आवरण आवरण बनाती हाँ, है हाँ, बोन्स के हाँ। अराउंड लिगामेंट। तो ट्विस्टिंग इंजुरी जब होती है जॉइंट की, तब ये लिगामेंट्स फट जाते हैं और पेशेंट को पहले तो दर्द होता है क्योंकि अभी अभी नई इंजरी होती है, फिर बाद में बैलेंसिंग इश्यूज हो जाते हैं। लिगामेंट का काम है बैलेंसिंग भी, ठीक है, सपोर्ट एंड बैलेंसिंग टू द जॉइंट। राइट। तो जब भी इंजुरी हुई तो ग्राउंड पे हमारे फिजियोज आइसिंग करते हैं और थोड़ा बहुत बेल्ट या क्रिप बैंडेज लगा देते हैं सपोर्ट के लिए। और फिर पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम ग्रेड करते हैं लिगामेंट इंजुरीज। थोड़ा सा इंजुरी है, ग्रेड 1 2 3, और वो ग्रेड के हिसाब से ट्रीटमेंट होती है। ग्रेड 1 में हम जनरली बेल्ट लगाते हैं, कोई दवाई देते हैं लिगामेंट हीलिंग के लिए और आराम करने बोलते हैं। लिगामेंट अपने आप जुड़ जाती है और फिर जुड़ने के बाद उसके स्ट्रेंथनिंग के लिए एक्सरसाइजेस बताते हैं। 1-2 महीने एक्सरसाइज करेंगे, लिगामेंट पहले जैसी मजबूत हो जाएगी फिर से, फिर अपना स्पोर्ट्समैन खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा। कई बार लिगामेंट पूरी तरह से टूट जाती है। घुटने की एक एसीएल नाम की लिगामेंट है, बहुत कॉमन टूटती है फुटबॉलर्स में, बास्केटबॉलर्स में, बास्केटबॉल प्लेयर्स में। हाँ। तो एसीएल जब टूटता है तो वो वापस जुड़ता नहीं कभी। अच्छा। हमें वो ऑपरेशन करके नया एसीएल लगाना पड़ता है। ओके। और फिर नया एसीएल लगाते हैं तो उसको थोड़ा समय लगता है एडाप्टेशन के लिए वो घुटने में। फिर एक्सरसाइजेस कराते हैं और वो फिर से अपना प्लेयर काम करने लग जाता है। राइट राइट राइट। एसीएल लिगामेंट इंजुरीज बहुत कॉमन है स्पोर्ट्समैन में। सर जैसे एक थोड़ा सा स्पाइन पे फोकस करना चाहूँगा। हम कह सकते हैं कि स्पाइन में जो गैप्स होती है वो अगर कम हो जाए तो जनरली हम शाइटिका का इश्यूज देखते हैं। L4 L5 जो हम कहते हैं सेक्शन में मतलब कोई नस दब गई, इसे हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं और कॉमनली ये किस वजह से हो रहा है? साइटिका बहुत ही कॉमन इशू है। हाँ, अभी स्पाइन का भी, पहले हम स्पाइन की नॉर्मल एनाटॉमी समझते हैं। हाँ। नॉर्मल स्पाइन कैसे होता है? एक ब्लॉक होता है ईंट, ईंट पे ईंट अगर रख दोगे तो मान लो वो अपना स्पाइन है। अब दो ईंट के बीच में सीमेंट रहता है, वो सीमेंट मतलब अपने दो स्पाइन के बीच में की डिस्क है। जो डिस्क काम करती है स्पाइन पे स्पाइन लगना नीचे, बोन पे बोन, और शॉक एब्सॉर्बेंट। ओके। तो मान लीजिए ये एक वर्टिब्रा है और ये एक वर्टिब्रा, इसके बीच में डिस्क होती है और ये डिस्क के बाजू में थोड़ी जगह होती है। वो जगह में से अपनी नर्व्स निकलती है जो पैरों में सप्लाई करती है। राइट। ठीक है, कई बार कुछ स्पाइन इंजुरीज की वजह से ये ऐसा कंप्रेशन हो जाता है और जो बीच में का डिस्क होता है ना, वो अपनी जगह छोड़ देता है। ओके, स्लिप हो जाता है, उसे हम बोलते हैं स्लिप डिस्क। ओके। अब वो जगह छोड़ेगा तो जाएगा कहाँ? वो दबाता है बाजू वाली नस को। ओके। हाँ। ये जब नस दबती है तब पैरों में तकलीफ शुरू हो जाती है। हाँ। इसे हम शियाटिका बोलते हैं। राइट। स्लिप डिस्क काफी कॉमन है। हाँ। अनहेल्दी स्पाइन मतलब कुछ नहीं किया, सिर्फ कई पेशेंट हिस्ट्री देते हैं कि हम सिर्फ सामने झुके और बकेट उठाई, हाँ हाँ हाँ, और फिर भी पेन शुरू हो गया। राइट। तो अपना स्पाइन पहले से अनहेल्दी था और सामने झुकने की वजह से थोड़ा सा कंप्रेशन स्ट्रेस बढ़ गया और स्लिप डिस्क हो गई। सर कई बार जैसे जो कॉमन कोई भी सर्जरी हो, नॉट ओनली स्पाइन, और हम एनेस्थेशिया देते हैं पीठ से, इंजेक्शन से, तो सर क्या उससे भी कुछ स्पाइन में या फिर लोअर बैक पेन बढ़ने का चांस रहता है? पीठ में सुन्नी देने के प्रोसीजर को हम स्पाइनल एनेस्थेशिया बोलते हैं। हाँ। बारीक सी सुई होती है, हाँ। उसे हम पीठ में डालते हैं और उसके थ्रू ड्रग देते हैं। हाँ। और उससे नीचे का एरिया हमारा सुन्न हो जाता है। हाँ। तो इस स्पाइनल एनेस्थेशिया के प्रोसीजर में बैक पेन थोड़ा बहुत कभी कभी हो सकता है, बट 2-3 दिन के ऊपर नहीं रहता है। अच्छा, तो ये मिथ है कि उससे स्पाइन हाँ। में इश्यूज आते हैं? काफी पेशेंट्स आते हैं मेरे पास हाँ। पोस्ट प्रेगनेंसी, पोस्ट डिलीवरी, सीजरियन सेक्शन, हाँ।
कि पीठ में सुई दी थी, सीजर सेक्शन हो गया राइट। और अभी पीठ दुख रही है 2-3 महीने से। हाँ। तो हम बोलते हैं कि वो सुई से पीठ नहीं दुखती, अच्छा, एनेस्थीसिया के इंजेक्शन से इंजेक्शन से नहीं पीठ पेन नहीं है वो? दुखती, आपकी पीठ दुखती है डिलीवरी की वजह से। ओके। अभी जैसे एट द टाइम ऑफ डिलीवरी आपका पोस्चर कुछ और होता है, हाँ। फिर जैसे बेबी की डिलीवरी हो जाती है, हाँ। फिर स्पाइन सीधा हो जाता है। हाँ। बट जो 9 महीने जो स्पाइन का पोजीशन टेढ़ा था हाँ। और अचानक से सीधा हो गया, उसके वजह से बैक पेन होता है। ओके, है। दैट इज द रीजन। हाँ, तो वो बैक पेन एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाता है। राइट राइट राइट। वो बहुत बड़ी मिथ है कि Okay. सुन्नी देते हैं और पेन हो गया। पर जैसे सर सिजेरियन हुआ तो स्टिचेस है, अब स्टिचेस के बाद इमीडिएटली एक तो मदर को लॉन्ग टाइम बैठना भी है फीडिंग के लिए Yes. वगैरह, उससे बैक पेन हो रही है, या Yes. आप जैसे कह रहे हो कि पोस्चर करेक्शन की वजह से बैक पेन हो रहा है, तो क्या सच में कोई प्रेग्नेंट लेडीज उस मोड में जब टाके लगे हुए हैं 2-3-4 महीने तक फिजियोथेरेपी ले सकती है? टाके लगते हैं, टाके निकल जाएंगे 12 से 15 दिन में। हाँ। और डिलीवरी सीजर सेक्शन होने के बाद 2 से 3 दिन में पेशेंट चलने लग जाते हैं। राइट। और उसके एक्सरसाइजेस भी ऐसे होते हैं कि प्रेग्नेंट लेडी के एक्सरसाइज थोड़े डिफरेंट होते हैं। ओके तो 5 से 6 दिन में एक्सरसाइजेस कर सकते हैं लेडीज। ओके ओके ओके। ठीक है। और वो Even- क्योर हो जाएगा Yes. बैक पेन? इंडिया में ट्रेंड नहीं है, बट यूएस में ट्रेंड है। पोस्ट प्रेगनेंसी एक्सरसाइजेस, पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस ये कंपलसरी कराते हैं। नाइस। तो वैसे तो सर ये मैं अलग से क्वेश्चन लेने वाला था, बट पता नहीं हमारे फ्लो में ही इतना Okay. सारा सब कंटेंट निकल के आ जा रहा है कि मुझे क्वेश्चन पुटअप करने की जरूरत नहीं पड़ती। सर इतने में एक नया बहुत चर्चा में ट्रीटमेंट है, रीजनरेटिव ट्रीटमेंट। Yes. एग्जैक्टली ये है क्या? रीजनरेशन मतलब वापस लाना, रीजनरेट कर रहे हैं हम, वापस एक चीज जनरेट कर रहे हैं। ठीक है। तो लकीली मैं एक बोन का डॉक्टर हूँ, तो गर्व के साथ कहता हूँ कि बोन इज द ओनली ऑर्गन विच कैन रीजनरेट कंप्लीटली इन ह्यूमन बॉडी। राइट। ठीक है। और मैंने 10 से 15 सेंटीमीटर का बोन रीजनरेट किया है। आई हैव 2 केसेस। हाँ। पैर फ्रैक्चर हुआ था, फ्रैक्चर होने के बाद एक्सीडेंट में थोड़ी बहुत बोन निकल गई, तो इलिज़ारो टेक्निक से मैंने 15 सेंटीमीटर बोन रीजनरेट किया है। ठीक है। आप 15 सेंटीमीटर इज टू। आप बोन रीजनरेट कर सकते हो। अच्छा। ये खासियत है। सर बोन तो रीजनरेट हम कर सकते हैं, बट जैसे 2 बोन्स के बीच में एक सॉफ्ट टिश्यूज होती है, वो अगर रप्चर हो जाए या ओवर द एज हम कह सकते हैं वो कम होती चली जाए, जिसे ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या कहते हैं उसे? ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर हो जाता है, जैसे वो जो सॉफ्ट टिश्यूज है वो कम हो गए, तो उसे भी हम रीजनरेट कर सकते हैं क्या? अभी फिलहाल कोशिश शुरू है। अच्छा। पायलट प्रोजेक्ट्स में शुरू है। मोस्टली बाय स्टेम सेल्स और समथिंग। नी जॉइंट में मिनिस्कस होता है। मिनिस्कस एक कुशनिंग का काम करता है, और धीरे धीरे वेयर एंड टियर से जैसे अपनी लाइफ बढ़ती है, एट द एज ऑफ 50 वो डीजेनरेट होना शुरू हो जाती है उसमें, ड्यू टू वेयर एंड टियर। ठीक है। तो अभी नए रीजनरेटिव मेडिसिन में हम क्या करते हैं, हम स्टेम सेल्स लेते हैं। ठीक है। स्टेम सेल्स ये अपने बोन में होते हैं, जो पूरे लाइक इट इज बेसिक सेल। आपका जो शरीर में खून बनता है वो स्टेम सेल से ही बनता है, बोन से ही बनता है पूरे शरीर का खून। स्टेम सेल ही सारे सेल्स का बेसिक है, वहीं से सारे सेल्स बनते हैं। तो हम स्टेम सेल्स को प्रोसेस करते हैं और वो मिनिस्कस में इंजेक्ट करते हैं, ताकि वो मिनिस्कस वापस जनरेट हो जाए। राइट। ठीक है। तो वो हो मतलब अभी उसमें हम प्रोग्रेस कर रहे हैं या हो पा रहा है? इसमें वैसा? साइंटिस्ट लोग काम कर रहे हैं। इवन मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ उस पर। मेरे 2-3 पब्लिकेशन है, इंटरनेशनल पब्लिकेशन है पीआरपी पे। हम ब्लड लेते हैं पेशेंट का, उसमें से ग्रोथ फैक्टर्स सेपरेट करते हैं, और वो ग्रोथ फैक्टर्स हम इंजेक्ट करते हैं जो चीज हमें रीजनरेट करनी है। जैसे नी में हो गया मिनिस्कस, फिर शोल्डर में हो गए हम रोटेटर कफ, थोड़ा सा टियर होता है, वो हील होने के लिए हम वहाँ पीआरपी इंजेक्ट करते हैं, हीलिंग हो जाती है। ठीक है। इवन पायलट प्रोजेक्ट्स है जो घाव भरते नहीं है, वो घाव के आजू बाजू हम इंजेक्ट करते हैं ग्रोथ फैक्टर्स, और घाव जल्दी भरने लग जाते हैं। काफी सारे पेशेंट्स हैं हमारे पास 2 साल से 3 साल से घाव भरे नहीं है। ठीक है। रीजनरेटिव वुंड रीजनरेशन। ठीक है। इवन वुंड हीलिंग बाय रीजनरेटिव टेक्निक्स। ठीक है। ऐसे हमारे पास 170 पेशेंट की सीरीज है। वाओ, ग्रेट। नहीं भरने वाले घाव हम भर देते हैं, ये स्टेम सेल्स बोलो या ग्रोथ फैक्टर्स बोलो, पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा।
राइट, ठीक है। तो देयर इज वेरी मच स्कोप इन रीजनरेटिव मेडिसिन। ओके। ठीक है। सर ये एग्जैक्टली एवियन क्या है? ओके, एवीएन इज समथिंग रिलेटेड टू हिप जॉइंट्स कॉमनली। एवीएन का फुल फॉर्म है एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप जॉइंट। एवीएन Okay, एवेस्कुलर हाँ, नेक्रोसिस। हाँ, एवेस्कुलर मतलब वो जगह की जो रक्त पुरवठा है वो बंद हो जाता है, ब्लड सप्लाई बंद ब्लड हो गया। सप्लाई बंद हो जाता है। हाँ, ठीक है। जैसे अपनी रिवर्स होती है, बड़ी रिवर उससे ब्रांचेस निकलती है, छोटी रिवर, वैसे बड़ी ब्लड वेसल्स, हम्म, और फिर वो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स जाती है बोन में, और बोन के हर एक सेल को सप्लाई करती है। राइट, काफी छोटी ब्लड वेसल्स होती है, वो ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती है। हम्म, फिर वो जो एरिया को सप्लाई करेगी उसको ब्लड मिलेगा नहीं, हम्म, और वो एरिया डैमेज हो जाएगा, वो मतलब ठीक है, डेड होते चली जाएगी डेड होते cells। चली जाती है। और ये हाँ, कॉमन है हिप जॉइंट में। ओके। ठीक है। तो एवीएन इज रिलेटेड टू हिप जॉइंट, तो बाकी कोई भी बोन में हो इसमें सकता कुछ है। ट्रीटमेंट्स है? हाँ, जैसे किसी यंग इंसान को, मुझे अभी मेरे पहचान में कोई मेरे फ्रेंड है, उनके छोटे भाई, उन्हें कोविड हुआ, और कोविड के बाद अचानक उनको शायद स्टेरॉइड दिए गए होंगे और व्हाटएवर, और वो स्टेरॉइड से उनका वो एवियन उनको ही इज फेसिंग, यस, बट वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं सर। मैं यही To be very बताने वाला frank। था। हाँ, कोरोना से पहले हमारे पास एवीएन की केसेस 1 या 2 आती थी महीने में। हाँ, कोरोना के बाद से मेरे पास रोज एक केस तो भी कम से कम आने लग गई है। ओह, इट इज दैट बैड। दैट बैड। वॉट एवर मे बी द रीजंस, वहाँ का ब्लड सप्लाई कम हो रहा है। ठीक है। इज इट अबाउट स्टेरॉइड्स और वैक्सीन्स? कॉजेस काफी सारे हैं। कोरोना के वजह से भी ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाते थे, अचानक से हार्ट अटैक आते थे। हार्ट के ब्लड वेसल तो काफी बड़े होते हैं Right. कंपेरेटिव बोन्स, हाँ, वो भी ब्लॉक हो जाते थे। तो एक कोरोना, एक कोविड रीजन है। दूसरा रीजन स्टेरॉइड कभी कभी हो सकता है, बट स्टेरॉइड इज वेरी लास्ट रीजन। हाँ, ठीक है। एक काफी बड़ा रीजन अपने एरिया में है सिकलर्स। ठीक है, सिकल सेल डिसीज। सिकल सेल, ओके, हाँ, सिकल सेल डिसीज में ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाते हैं काफी सारे। ओके, और ये वर्धा एरिया या विदर्भ एरिया में सिकल सेल डिसीज काफी कॉमन है। काफी ज्यादा है। Right. उसका भी कोई रीजन है एरिया वाइज? इट इज जेनेटिक प्रॉब्लम, सिकल सेल डिसीज। अच्छा, ये वर्धा एरिया का जेनेटिक इशू वर्धा है? एरिया में सिकल सेल। नया इशू। तो मेरे पास एवियन का पेशेंट आता है, हाँ, तो हम पूछते हैं आपको सिकल सेल डिसीज है क्या? हाँ, 50% पेशेंट को सिकल सेल डिसीज आता है। अरे बाप रे। ठीक है। देन सेकंड कॉज इज कोरोना, थर्ड कॉज इज सम इंजुरी, कुछ हाँ, इंजुरी की वजह से भी ब्लड सप्लाई रुक जाता है। हाँ, फोर्थ कॉज इज इडियोपैथिक, अपने आप हो जाता है, पता नहीं क्यों। एंड लास्ट कॉज इज ओवरडोज ऑफ स्टीरॉइड्स। ठीक है। स्टीरॉइड की वजह से एवियन होता है, ये मिथ है, ओके, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। ओके, ऐसी कोई रिसर्च नहीं है? हाँ, बिकॉज एवरी डॉक्टर नोज रैशनल यूज ऑफ स्टीरॉइड, राइट, राइट? व्हाई ही विल गिव रॉन्ग डोज? ये तो True. मिथ है सोसाइटी की। तो फिर सर ये ठीक हो पाता है एवियन किसी तरीके से? एक बोन का पार्ट डेड हो गया तो वो रिकवर आना काफी मुश्किल, लगभग नहीं। बट उसका बढ़ना हम रोक सकते हैं? बढ़ना हम रोक सकते हैं। हाउ इट इज दैट? कुछ मेडिसिन, एक्सरसाइजेस और लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे नीचे बैठना नहीं, हाँ, ठीक है, फोल्ड करके बैठना नहीं, ओके, रेगुलर एक्सरसाइजेस करना, कुछ स्पेसिफिक मसल्स है, ग्लूट्स, पायरिफॉर्मिस का स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, एंड पेशेंट रिमेन्स ओके। ओके, एवियन के ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1 2 3 4। हाँ, ग्रेड 1 में पेशेंट को कभी कभी पेन होता है, तो हम बोलते हैं कि आप हाइड्रेट रहिए, एक्सरसाइजेस कीजिए, और एक्टिविटीज अवॉइड कीजिए। राइट, ग्रेड 2 में रेगुलर पेन होता है, हम मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में कई बार पेशेंट को चलने में दिक्कत आ जाती है, और पेन अनबेरेबल हो जाता है, असह्य दुखना। वो इसमें हम फिर बोलते हैं कि अभी आपका जॉइंट काफी खराब हो चुका है, आप जॉइंट बदल दीजिए। ओके, सीधा जॉइंट रिप्लेसमेंट पे आना। हाँ, दैट इज द लास्ट स्टेज। पर सर अगर किसी यंग पेशेंट को जॉइंट रिप्लेसमेंट हम कराते तो वुड यू एडवाइज दैट? ऑब्वियसली अगर उनको जरूरत है, हाँ, तो एडवाइस करते हैं। कितने दिन तक या कितने साल तक उसका लाइफ होता है फिर रिप्लेसमेंट के बाद? फ्यू मंथ्स बैक मैंने 16 साल की लड़की का हिप रिप्लेसमेंट किया है। आई थिंक दैट इज द रिकॉर्ड। राइट, मुंबई में केएम हॉस्पिटल में 14 इयर्स का किया था, मैंने हाँ। 16 इयर्स का किया है। ओके, जरूरत है तो करना पड़ेगा। बच्ची चल नहीं रही थी, आज मैंने हिप रिप्लेसमेंट किया, आज बच्ची चलने लग गई, उसका दर्द कम हो गया। अच्छा क्वालिटी का अगर हिप डालते हैं तो चलता है लाइफ टाइम। अच्छा, लाइफ टाइम चल सकता है? अगर भविष्य में कुछ गड़बड़ होती तो देख लेंगे। क्या सर उसका एक्सपेंस हो सकता है नी रिप्लेसमेंट का? लाइक 1.5 लाख रुपीज। ओके, अच्छे क्वालिटी का? यस यस। ओके, ठीक है।
थोड़ा सा है, मतलब हम कर सकते हैं इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव सर्जरी हाँ। बट रिवॉर्डिंग सर्जरी। ओके ठीक है, जो पेशेंट को दर्द हो रहा था, चलते नहीं आ रहा था, नेक्स्ट डे पेशेंट चलने लग जाते हैं। ओके ओके ठीक है, जहाँ जरूरत पड़ती है हाँ वहाँ हम यंग एज में भी कर सकते हैं, राइट बट मोस्टली हम बोलते हैं कि थोड़ा सा जितने दिन निकाल सकते हो निकाल लीजिए। ट्रू। सर एक फाइनल सेक्शन पे आ रहे हैं, मतलब वैसे तो हमने ऑलमोस्ट सभी चीज़ों को कवर अप किया है। मैं जानना चाहता हूँ कि हमने घर पे किस तरीके का फर्नीचर यूज करना चाहिए, मोस्टली वाइल वॉचिंग टीवी, फर्स्ट थिंग, मतलब लिविंग रूम में हम कह सकते हैं, सेकंड वाइल जस्ट हैविंग अ डिस्कशन विद फैमिली, कहीं पे बैठे हैं तब, और तीसरा सोते वक्त। यस, तो किस तरीके का फर्नीचर हमारे बोन हेल्थ के लिए, स्पाइन हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा? तो लिविंग रूम की बात करते हैं, आपका सोफा हार्ड चाहिए, अच्छा, हार्ड टू फर्म ओके है, फ्लफी नहीं चाहिए, जो फ्लफी नहीं दबे। चाहिए, ऐसा दबने वाला नहीं चाहिए, हाँ और आपके सोफे की हाइट आपके घुटनों तक, घुटने से ऊपर चाहिए थोड़ी। ओके कम हाइट का सोफा रहेगा तो आपको थोड़ा नीचे बैठना पड़ेगा, इसमें फिर नी पेन होता है काफ़ी, या खड़े ओके। रहने में घुटने पे प्रेशर गिरता है और स्पाइन पोजीशन भी बिगड़ जाती है। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर अबव योर नी ये आपके सोफे की हाइट रहनी चाहिए। सोफे का जो कुशन रहेगा वो हार्ड टू फर्म रहना चाहिए, और बैक सपोर्ट 90 डिग्री स्ट्रेट, नॉट लाइक दिस राइट, रिक्लाइनिंग नहीं, लाइक दिस। रिक्लाइनर का ऑप्शन देना है, कुछ देर के लिए 10-15 मिनट थोड़ा रिलैक्स कर लिए, ओके, बट फिर 90 डिग्री इज बेस्ट पोजीशन, आप उस पर काफी देर बैठ सकते हो और दिक्कत नहीं देगा आपको। और जैसे हम मूवीज देख रहे हैं सर 2-3 घंटे, तो कोई 90 डिग्री कैसे बैठेगा? वो तो रिलैक्स करना चाहता है। 2-3 आवर्स इज ओके, बट वो आदत आप डालोगे रिक्लाइनर की अच्छा, तो दिक्कत हो जाएगी। ओके ओके। और टीवी पोजीशन, टीवी या कंप्यूटर स्क्रीन आपके आई लेवल पे होनी चाहिए, नीचे नहीं होनी चाहिए। ऊपर रही तो चलेगा, ऊपर रही तो भी पेन होगा। ऐसे भी हाँ, ओके, आई लेवल पे हाई स्क्रीन लेवल पे रहनी होनी चाहिए। चाहिए। आपका जो टेबल रहेगा हाँ वो आपके एल्बो के लेवल पे होना चाहिए, हाँ नीचे नहीं होना चाहिए या ऊपर नहीं होना चाहिए। ऊपर Okay. होगा तो पेन होगा शोल्डर में। एल्बो शुड टच ऑन योर टेबल व्हाइल वर्किंग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं देता, एंड स्क्रीन शुड बी एट योर आई लेवल। राइट राइट राइट। सो दिस इज और बेस्ट। स्लीपिंग पोजीशन क्या बेस्ट होगा? जैसे मैं मेरी खुद की इश्यू समझाता हूँ सर आपको, टू बी वेरी फ्रैंक। मेरी वाइफ प्रेफर करती है थोड़ा हार्डन्ड बट स्पॉन्ज वाला सोफा, मतलब बेड, और मैं प्रेफर करता हूँ कॉटन का गद्दा। ओके, व्हाट इज द बेस्ट सॉल्यूशन आउट ऑफ दिस? अगेन योर मैट्रेस शुड बी हार्ड टू फर्म, हाँ ज्यादा दबना भी नहीं चाहिए, ज्यादा हार्ड भी नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, एक फर्म जिसपे अपने को मतलब आदमी को कुशनिंग मिले, हाँ ठीक है, और प्रॉब्लम भी ना हो। ओके। हार्ड रहा तो कुशनिंग मिलती नहीं, अनकंफर्टेबल हो जाता है काफी अच्छा। मैट्रेस, और काफी सॉफ्ट रहा तो आदमी धस जाता है उसमें, फिर बैक एक या बॉडी पेन शुरू हो जाता है। कॉटन के गद्दे में ज्यादा सर कंफर्ट रहेगा कि अभी जो स्पॉन्ज की जो आती है? ऑब्वियसली कॉटन, कॉटन में ठीक है, 2 इंच ऑफ मैट्रेस हार्ड टू फर्म वुड बी बेस्ट कॉटन। ओके। इसी में जुड़ के, स्लीपिंग पोजीशन में जुड़ के, अब कोई सर कुछ लोग हैं जो फ्लैट हमारे पीठ पे सोते हैं, तब कुशन का क्या थिकनेस होना चाहिए? 2 इंच। अच्छा, 2 इंच ऑफ और कॉटन। कुछ लोग जो साइड पे सोते हैं, तो अब अगर वो 2 इंच रखेंगे तो वो ऐसे हो जाएगी गर्दन। हाँ, तो स्लीपिंग पोजीशन सबसे बेस्ट होती है सुपाइन। सुपाइन मतलब हम सीधा सोते हैं, ठीक है, बट कई लोगों को नींद ही नहीं लगती है मैं पोजीशन खुद में, उसमें से हूँ, मैं सो ही नहीं ठीक है। पाता सर सीधे। तो फिर आप करवट लेते हो, हाँ तो करवट लेने में फिर गर्दन की पोजीशन बदल जाती है, हाँ फिर हम टेढ़ी गर्दन रखते हैं और फिर दूसरे हाँ, दिन सुबह बस बस गर्दन बस। पेन शुरू हो जाता है। ठीक है? अभी ये मेरी ट्रीटमेंट चल रही है। हाँ तो इसमें हम बोलेंगे कि आप जब करवट लोगे तब कुछ बड़ा कुशन लीजिए हाँ, ताकि गर्दन सीधी रहे, और फिर नींद फिर में आप सीधे हो जाओगे जाओगे तो वो हटा देना, नींद में तो उतना करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि गर्दन टेढ़ी रहेगी तो ऑब्वियसली पेन होगा, दुखेगा ही। राइट इसमें कोई बड़ा साइंस की जरूरत नहीं है, लॉजिक है। राइट राइट राइट। ऑफिस में सर किस तरीके की चेयर्स या सिटिंग पोजीशंस, या कितना देर बैठना चाहिए, ऐसा कुछ आप सजेस्ट करोगे स्पाइन के लिए? टाइम पीरियड ऐसा कुछ है नहीं, बट जो मैंने बताया लिविंग रूम की जो हाँ स्पेसिफिकेशंस बताए, सेम ऑफिस चेयर। ऑफिस चेयर शुड बी हार्ड, चेयर शुड बी हेवी, ठीक है, और ये 90 डिग्री रिक्लाइनिंग, और थाई तक सपोर्ट चाहिए, नी तक, ठीक है। काफी चेस्ट छोटी होती है, हिप तक सपोर्ट मिलता है, एंड दैट इज अनकंफर्टेबल, आपके हैमस्ट्रिंग मसल पेन शुरू हो जाता है।
ऑफिस चेयर शुड बी कंफर्टेबल, इट शुड नॉट बी सॉफ्ट, इट शुड बी हार्ड, ठीक है, और सीधे, राइट। ठीक है। और चेयर पे सबसे इम्पोर्टेंट जो आप जब भी बैठोगे, आपके पैर जमीन को टिकने चाहिए दोनों, ओके। ठीक है। जो बार काउंटर चेयर्स होते हैं वो परेशान करेंगे, रेगुलर बेसिस पे यूज नहीं करेंगे। जो हाइटेड हाँ, दोनों पैर आपके जमीन को टिकने ही चाहिए आपके चेयर से। ट्रू ट्रू। मोस्ट लाफेबल मिथ यू हैव एवर केम अक्रॉस इन योर लाइफ टाइम अबाउट बोन्स? जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की यहाँ पे, तो पेशेंट आके बोलते थे गैप कमी झाली। सो आई थिंक फॉर अ डॉक्टर दैट इज मोस्ट लाफेबल थिंग। और अभी वो मेरे साथ रोज होता है। अच्छा। मैं रोज पेशेंट को एक्सप्लेन करता हूँ कि गैप नॉर्मल रहती है, हाँ, ठीक है, वो कभी कम नहीं हो सकती है। ओके, ठीक है। पेशेंट को इतना एनाटॉमी समझती नहीं है, तो कोई तो भी डॉक्टर बोल देता है गैप कमी झाली। हाँ, और देन पेशेंट, हम पूछते हैं पेशेंट को क्या हो गया, हाँ, पेशेंट बोल देता है गैप कमी झाली। हाँ, तो हम पेशेंट को एक्सप्लेन, ऐसा कुछ होता नहीं है। okay, हाँ, दिस इज रियली मिथ। right, हम उनको एक्सप्लेन करते हैं फिर बोन मॉड्यूल्स दिखा के कि ये गैप है, ये कभी कम नहीं होती है, ठीक है, ये अपने बोन्स जो है वो डिस्ट्रॉय होते हैं। हाँ, ठीक है, इसे आप आपके लैंग्वेज में गैप कम होना बोलते हो, ऐसा नहीं होता है। ओके। नहीं, मैंने तो सर, मेरे पता नहीं ये मिथ है कि ट्रुथ है, आई डोंट नो, शायद आप ही कंफर्म कर सकेंगे। तंबाकू के साथ चूना खाने का रीजन है, बोले चूने में कैल्शियम होता है और उससे बोन्स। So this is another humor I am listening. This is first time I am listening. Okay. मैं कई बार सुनता हूँ। Complete myth. फिर एक मतलब सर, सबसे बिजार, सबसे अजीब सा केस आपने हैंडल किया हो? Yes. मेरे पास एक ओल्ड एज 65 years एजेड मेल आए थे। He was not able to walk. ओके। उनके दोनों पैर ऐसे बेंड हो गए थे, like C. हाँ, ठीक है, घुटने इतने खराब हो चुके थे 10-12 साल से कि अभी उनको वॉकर के पे भी खड़ा नहीं हो सकता, ऐसे हो गए थे उनके। सो आई सजेस्टेड देम गो फॉर नी रिप्लेसमेंट। पेशेंट मुझे बोले आज तक मैंने 20 से 25 डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने यही बोला है, आपके पास क्या नया है? तो नया तो ये नहीं, पूरी दुनिया में यही ट्रीटमेंट है सर, तो आप क्यों नहीं करा रहे? तो पेशेंट बोले कि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट यू डॉक्टर्स, अगर खराब हो गया तो। बोला अंकल आज आपको खड़े होते नहीं आ रहा, इससे खराब क्या होगा? राइट। मतलब थोड़ा सा विश्वास रखिए, मैं घुटने बदल दूंगा और आप चलने लग जाओगे, ये मेरी गारंटी। सो पेशेंट एडमिट हुए, मैंने दोनों नी रिप्लेस किए, उनके पैर सीधे हो गए, आज वो बिना सपोर्ट के चल रहे हैं। ओके, ठीक है। तो ये चैलेंज था। चैलेंज ये नहीं था सर्जरी करना है, चैलेंज ये था पेशेंट को काउंसिल करना, जो 10 साल में कोई डॉक्टर कर नहीं पाया। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग यहाँ ज्यादा जरूरी। उनको विश्वास दिलाया और फाइनली ही वाज वेरी हैप्पी। अंकल ये ऐसा ही होता है, सबके साथ ऐसे ही होता है। उनके घुटने से लगभग आधा किलो मैंने जो बोन पीसेस निकाले, उन्हें हम लूज बॉडीज बोलते हैं, जो वेयर एंड टियर की वजह से होते हैं, काफी सारे व्हाइट बोन पीसेस। अब तक का वो मेरा सबसे डिफिकल्ट नी रिप्लेसमेंट था, बट साइकोलॉजिकली डिफिकल्ट था। यस, राइट। सर, दिस वाज अ वंडरफुल टाइम विद यू। एक्चुअली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और हमारे डे टू डे लाइफ की से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन आज हमें मिली। सो आई एम रियली थैंकफुल फॉर दिस ग्रेट टाइम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू सर।